सिंह में पकड़ा जाता है तो कहता है मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसा। मुनाफिक और एक मक्कार, एक आदमी एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहता है, फिर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, फिर भारत का ईरान में राजदूत रहता है, फिर भारत के उपराष्ट्रपति पद पर बैठता है, लेकिन पद से उतरते ही कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हामिद अंसारी, तुमने वही, तुम्हारे खून ने वही बताया जो तुम्हारे खून में बसा हुआ था। तुमने इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के विश्वास को ठेस पहुंचाई कि हमने तुम्हें महान बनाने की कोशिश की, हमने तुम्हें बड़ा बनाने की कोशिश की, हमने कहा कि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी अहलियत है उसके हिसाब से बड़े हो जाओ, लेकिन तुमने अपने अंदर उस गद्दार खून को बाद में बता दिया कि मैं हूं तो बेसिकली गद्दार। इसीलिए हामिद अंसारी को देखिए, इसीलिए एक एक्टर 2015 में आमिर खान को डर लग रहा था कि यह देश सुरक्षित नहीं है। 2018 में नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है। तो यह क्या वजह है कि उनका पॉलिटिशियन हो, उनका चीफ जस्टिस हो, उनका खिलाड़ी हो। एक खिलाड़ी था अजहरुद्दीन, क्रिकेट का खिलाड़ी था अजहरुद्दीन, आपको पता है। जब तक वो भारत का कैप्टन रहा तब तक तो कोई समस्या नहीं थी। इस देश ने लाखों करोड़ों दिया, इस देश ने उसको बड़े बड़े पुरस्कारों से को नवाजा। लेकिन जब वो खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है तो कहता है मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। ये तो अजीब बात है। तो नसरुद्दीन शाह को, आमिर खान को 1984 में 3,500 सरदारों का कत्लेआम हो गया, डर नहीं लगा। जम्मू कश्मीर में 3.5 लाख पंडित हिंदुओं को मार के भगाया, डर नहीं लगा। अयूब पंडित जो इंस्पेक्टर था, जो मस्जिद के बाहर ड्यूटी दे रहा था, मीरवाइज की सिक्योरिटी में था, उसको भीड़ ने दौड़ा दौड़ा के मारा, हाथों से मार दिया, तो डर नहीं लगा। तो मैं कहता हूं भाई, जहां डर नहीं है वहां चले जाओ। वो मुल्क तय कर लो कौन सा मुल्क है जहां तुम्हें डर नहीं लग रहा, वहां चले जाओ। और हमको भी लाइटें चालू कर। रंगशोलन नारायणपुरा की मंदिर के अंदर आके एक अनासिर शख्स ने ये मूर्तियों को तोड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही गलत हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही गलत हुआ है। ये अनासिर शख्स जो घुसा है उसने ये हरकत की है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और आप इसकी तस्वीर भी देख लो, उसकी तस्वीर बनाना, ये दहशतगर्द है। बुलाए दहशतगर्द है। हाँ, ये दहशतगर्द कॉपी मेरी। अरे जाने दो, जाने दो, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, पीछे तक आओ, भाई बाहर जा, सारे बाहर जा, सारे बाहर जाओ, बाहर जाओ।
जिसने ये हरकत की है, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों से हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन ले तो आपसे बहुत ज्यादा गुजारिश होगी। ये आपने हरकत क्यों की? जवाब देना। आपने ये हरकत क्यों की? क्यों की ये हरकत? बताने के लिए कि ये इबादत के लायक नहीं है। ये इबादत के लायक नहीं है। ये आप इनके जवाब सुन सकते हैं। हम अगर इसको मानने वाले हैं, हम इसको माने, मैं भी मानता हूँ इसको। The big crackdown on the Pakistan propaganda, and Republic TV has accessed full details. In fact, we as a channel have been pointing out to the propaganda in the last few weeks, ever since the chopper crash took place in Kunnur, in which we lost the Chief of Defence Staff and 12 others. And ever since that crash took place, we have been pointing out to propaganda and what was published in several websites, what was being published and put out as videos on YouTube channels. And following a close coordination between intelligence agencies and also the government, the MIB, there's been a crackdown. I have the full details with me here. These are the details that I have. The government has given out details of how they've dismantled Pakistani coordinated disinformation operation. The Ministry of Information and Broadcasting blocking Pakistan-sponsored fake news network. 20 YouTube channels, 2 websites have been blocked for spreading anti-India propaganda, and there is a full detailed full details of what's been going on that the government has put out as part of a press release. In fact, the government goes on to talk about how these networks, these channels and these sites were belonging to a coordinated disinformation network. The government says in its first press release, in a very detailed press release, that it was a coordinated disinformation network operating from Pakistan. So the masters, the paymasters were in Pakistan, but channels in India, perhaps YouTube channels and websites, were pushing their propaganda, and they were spreading fake news about various sensitive subjects related to India. Some of those subjects include Kashmir, Indian Army, minority communities in India. Even on the minority communities in India, Ram Mandir, General Bipin Rawat, etc. Now, the government goes on to talk about the modus operandi of how this operation was launched. The modus operandi for the anti-India disinformation campaign involved the Naya Pakistan group. There are details of the Naya Pakistan group, or the NPG, operating from Pakistan, having a network of YouTube channels and some other standalone YouTube channels not related to the NPG, and the channels had a combined subscriber base of over 4 million. जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए, फेक न्यूज के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 YouTube चैनल्स हों या 5 अन्य YouTube चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों, जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहां के जो हैंडल वाले यहां पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी ताकतों को
देश के खिलाफ काम न करने दिया जाए। सबसे पहले सवाल आपको एक छोटा सा है। आजकल देश में कहा जाता है कि रोज़गार कम है, लेकिन जो आपका काम है वो शायद सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कॉलेजों में आजकल बंद पड़े हैं कोविड के कारण, लोग बच्चे जा नहीं रहे हैं। टीचरों का काम आसान हो गया है, लेकिन आपका काम, क्योंकि असेंबली में जिस तरह से कंट्रोल करना पड़ता है पक्ष को और विपक्ष को, उसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष का काम बहुत मुश्किल हो गया है। आप कैसे संभालते हैं अपनी असेंबली को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, और टाइम्स नाउ, नव भारत, जिन्होंने ये बहुत सुंदर शुरुआत की है, मैं सारी टीम को बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूँ। जहाँ तक आपके प्रश्न का जवाब है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 5 वर्ष अब मेरे अध्यक्ष के कार्यकाल को होने जा रहे हैं, और कल ही यानी कि आज से पहले वाली रात से पहले एक बहुत बड़ा आयोजन मेरे विधानसभा के शासकीय आवास देहरादून में था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, अनेकों माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य हमारे तमाम जनप्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। एक स्वर से एक बात निकल के आई कि साहब, ये 5 साल का कार्यकाल आपका बहुत अच्छा रहा, और मैं उन सभी का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने मेरे प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित की। मैं सदन के अंदर की यदि बात करूं, सदन के अंदर शायद कोई 1-2 का अपवाद स्वरूप मैं विषय को छोड़ दूं, तो मैं तमाम माननीय सदस्यों का, चाहे वो पक्ष के होंगे या विपक्ष के होंगे, मेरे यहाँ सदन बहुत अच्छे चले हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि एक बार सुमित्रा महाजन जी, जो हमारी लोकसभा अध्यक्षा थी, उन्होंने पूरे देश भर के अध्यक्ष विधानसभा गण बुलाए दिल्ली के अंदर, संसद के अंदर, और उन्होंने एक चर्चा की कि हमारे जो सदन हैं वो ठीक से नहीं चलते हैं, उसमें क्या कहना है। तो अनेकों राज्यों के अध्यक्ष विधानसभा के उन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि साहब ये डिस्टर्बेंस होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा मैं इन सब से राय भिन्न रखता हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड देवभूमि से आता हूँ, और मेरी देवभूमि के जितने माननीय विधायकगण हैं और सभी का बड़ा सहयोग मिलता है, क्योंकि ये बात लगभग 2 साल पुरानी मैं बता रहा हूँ, 2-2.5 साल पुरानी, तब मैंने कहा था कि मेरा सदन बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छे ढंग से चलता, कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादातर नहीं होता है। आगे विषय बढ़ा, ओम बिरला साहब आए, उनके सामने जब विषय आया तो मैंने यही विषय रखा। और जगह की कार्रवाई कैसे चलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ की जो कार्रवाई बहुत सुंदर ढंग से चलती है। इसके मूल में यदि हम जाएं, जैसा आपका सवाल था, इसके मूल में जाएं तो मेरा जो पीठ पे बैठा हुआ व्यक्ति है, ये मैंने तब भी कहा तो मैं आज भी दोहरा रहा हूँ, पीठ पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि पारदर्शिता से कोई काम करे, यानी पक्ष को भी उसी प्रकार से व्यवहार करे और विपक्ष के साथ भी वैसे ही आचरण करे, तो मुझे लगता है सदन में बहुत ज़्यादा व्यवधान नहीं आएगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उन माननीय विधायक गणों की भी अपनी भूमिका रहती है। माना मैं मौका तो बहुत अच्छा दे रहा हूँ पीठ के ऊपर बैठ के, लेकिन उसके मन में ही ये रखा है कि मुझे विरोध ही करना है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। तो आपका कहना है कि ओम बिरला जी हों या उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन है राज्यसभा के वेंकैया नायडू जी, वो पारदर्शिता से काम नहीं करते? नहीं, मैंने एक सवाल ये भी साथ में जोड़ा ना, यदि मन में बैठा ही लिया कि मुझे विरोध करना है, मैंने ये शब्द ही बोला, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि ये बात तो ठीक है कि पीठ अपना पारदर्शिता से काम करती है, लेकिन यदि माना कोई व्यक्ति मन बैठना के ही आ जाए कि मुझे विरोध ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो व्यवधान होता है। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र, मैंने कहा कि और जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने विधानसभा की बात कर सकता हूँ। और ज़्यादातर जब माननीय विधायकगण अपनी बात कहते हैं और मैंने उनकी सुनी, और उसके बाद यदि वो एडामेंट होकर हल्ला करें तो स्वाभाविक रूप से उनका एक मन का जो भाव है वो प्रकट हो जाता है। तो ऐसे में मैं नहीं कह सकता कि ओम बिरला साहब बहुत विद्वान हैं,
हमारे वेंकट नायडू जी सभापति राज्यसभा हैं और बहुत लर्नेड हमारे जो हैं उपराष्ट्रपति हैं, उनके ज्ञान को तो मैं चुनौती कहाँ से दे सकता हूँ। लेकिन स्वाभाविक तौर पे मैं कह सकता हूँ कुछ जगह तो ऐसी है ही है कि अब जैसे माना हमारे यहाँ चुनाव है, अब मेरी जो विधानसभा इस बार गई उसमें हल्ला स्वाभाविक रूप से हुआ। कुछ लोगों को दिखाना भी होता है, प्रेस और आपके जैसे लोगों के माध्यम से, साहब हमने ये विषय उठाया, हमने ऐसा बोला, हमने ऐसा बोला, हमने ऐसा बोला। लेकिन यदि यही एक भावना बन जाएगी तो मैं ये बात भी कहने को तैयार हूँ कि इससे जो सरकार का जो बहुमूल्य समय है और उसमें जो लगने वाला पैसा है और जनता से जो अपेक्षा एक विधायक या सांसद से है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती है। वो जनता का और सरकार का और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। पंजाब में जब अमरिंदर सिंह बोल रहे थे कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा, तो ये ट्रबल शूटर थे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या एक ऐसा माहौल बन सकता है जहां पर जो अमरिंदर सिंह के साथ हुआ वो हरीश रावत के साथ भी हो सकता है, और कैन द कांग्रेस पार्टी सिंपली नॉट अफोर्ड दैट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो 5 साल का यहां पर मैंडेट रहा, बीजेपी ने लास्ट ईयर में 3 मुख्यमंत्री यहां पर बदले। हरीश रावत यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी 3 मुख्यमंत्री देकर भी वो काम नहीं कर पाई जो उन्होंने सिर्फ 2.5 साल में यहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए किया। अब हरीश रावत को यहां पर जो अमरिंदर सिंह ने फेस किया पंजाब में, वो जरूर फेस करना पड़ सकता है। अगर पार्टी फुल मेजॉरिटी में यहां पर जीत कर आती है तो हरीश रावत के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा कि अगर 36 विधायक का यहां पर मैंडेट रहता है, 36 का यहां पर आपको बहुमत चाहिए, गवर्नमेंट 36 एमएलएस पे यहां बनती है, तो ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस से 36 के 36 विधायक हरीश रावत के पीछे जाकर खड़े हो जाएं। फिर प्रीतम सिंह गुट या जो दूसरे नेता वो वहां पर क्लेम करेंगे कि आपको क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री हमें बनना चाहिए। तो वहां पर वो स्थिति होनी ही होनी है, और ये स्थिति पिछले 2 साल से चलती हुई आ रही है कि हरीश रावत बार बार ये कहते रहे कि भाई फेस पे इलेक्शन होना चाहिए, बाकी लोग कहते हैं नहीं भाई कंबाइन इलेक्शन लड़ते हैं, जो पार्टी आएगी उसके बाद तय कर लेंगे। तो ये बात हरीश रावत को झेलनी पड़ सकती है। 2022 में अगर कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी यहां पर मिलती है तो हरीश रावत चाहते हैं कि पहले इस बात को क्लियर कर लिया जाए, और पहले ही मैं बाकी नेताओं को मैसेज जरूर दे दूं कि आप मुझे टच मत करिए, और अगर मैं इलेक्शन से अपने स्टेप बैक करूंगा तो इसका नुकसान आपको भी होगा और पब्लिक को भी होगा और उत्तराखंड को भी होगा और उत्तराखंड कांग्रेस को भी होगा। तो अब सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि सब लोग इस रिएक्शन को चेक करेंगे, लेकिन हरीश रावत ये भी चेक करना चाहते हैं इस ट्वीट के बाद कि पब्लिक क्या इस पर रिएक्शन देती है, क्योंकि हरीश रावत को पता है कि जनसभाएं अब जब आने वाले दिनों में होंगी, रैलियां होंगी, तो वहां पर भी इसका रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। प्रेस जगह जगह ये सवाल पूछेगी, तो हरीश रावत ने एक बड़ा मुद्दा इस ट्वीट के बाद यहां पर इलेक्शन से पहले बना दिया है। जी दीपांकर, एक सवाल, मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस लेना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले एक क्विक सवाल आपसे। अगर हम पंजाब का कंपैरिजन करें उत्तराखंड से, तो कांग्रेस के पास पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू थे, उत्तराखंड में कौन है? उत्तराखंड में इंदिरा हृदय की डेथ हुई थी 2021 जून के महीने। उसके बाद यहां पर 3 बड़े नेता बनकर आए। इसमें किशोर उपाध्याय अभी लाइन में नहीं है, लेकिन गणेश गोदियाल जो इस समय स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रीतम सिंह जो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष है और तब प्रदेश अध्यक्ष थे, और हरीश रावत, और 34 बड़े नेता हैं यशपाल आर्य जो अभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। वो कांग्रेस के 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी 4 नेता, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरीश रावत 73, लगभग यशपाल आर्य भी लगभग 70, प्रीतम सिंह 62 और लगभग 60 के आसपास है गणेश गोदियाल। तो प्रीतम सिंह को यह लगता है कि 60 से लेकर 73 लगभग 13 साल का गैप है, मेरे पास 13 साल की पॉलिटिक्स बची है। लेकिन हरीश रावत के लिए लास्ट इलेक्शन है, और अगर हरीश रावत नहीं होंगे तो प्रीतम सिंह का यह कहना है कि मैं भी कैबिनेट मंत्री रहा हूं, मैं यहां पर 5 बार से लगातार विधायक चुन के आ रहा हूं, मैं नेता विपक्ष रहा हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता। इसी तरीके से अगर एक स्थिति वो भी बनेगी, मान लीजिए हरीश रावत और प्रीतम सिंह में यह बात आ जाए जो अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू
हाथों में आई कि नहीं आप भी नहीं और आप भी नहीं, तो उस केस में यशपाल आर्य फिर गणेश गोदियाल में से किसी एक की लॉटरी खुल सकती है। तो यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह, हरीश रावत ना होने के केस में इन तीनों में से कोई आगे कांग्रेस को लेकर जाएगा, अगर कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ 2022 का इलेक्शन यहां पर जीत कर आती है। चलिए दीपांकर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोशिश अपनी जारी रखिए। हालांकि मुझे लगता नहीं हरीश रावत अभी अपना ट्वीट पे कोई क्लैरिफिकेशन देंगे, लेकिन उन्होंने एक हलचल तो मचा दी है उत्तराखंड में। थैंक यू वेरी मच दीपांकर फॉर जॉइनिंग अस। हरीश रावत, 73 years old, has set the cat amongst the pigeons in Uttarakhand and in the Congress quarters in Delhi as well. The BJP reacting to Harish Rawat's tweets. Listen in. The Congress in the country is in a total disarray. The central leadership is weak. They build somebody, then they vanquish them, destroy them. And as far as Mr. Harish Rawat is concerned, it has taken him a long time to understand his leadership, and the leadership also probably did not understand him. He has always been a very negative person. He has always harmed his own party, whether it was Narendra Tiwari, whether it was Satpal Maharaj, or whether it was Vijay Bhogna. The exodus from the Congress party was because of him. But he is now the only leader they had. Now they are humiliating him, and he is also trying to blackmail them. तीरथ जी, पुराने आपके दोस्त भी हैं, भले ही दूसरी पार्टी के हैं, क्या ट्वीट किया गया, क्या समझ में आ रहा है आपको? माननीय हरीश रावत जी एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस के तो दिग्गज हैं, और वो हमारे सम्मानित भी हैं, माननीय हैं, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और उनके बारे में सबको पता है कि वो कब क्या कहे जाए पता नहीं, मालूम नहीं। लेकिन आज उन्होंने यदि बयां किया कि कुछ लोग मेरे आगे के लिए फ्यूचर जो भी है पीछे पड़ गए हैं, लगे हुए हैं, और ये वो यदि बयां कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ हो रहा है। और जो कांग्रेस अपने आप को ठीक नहीं रख सकती, एका नहीं रख सकती है, परिवार कुनबे को संभाल नहीं सकती है, तो वो क्या जनता को संभालेगी, क्या जनता की सेवा करेगी, क्या प्रदेश के और देश की सेवा करेगी? मुझे लगता नहीं है। और उसी का कारण रहा कि आज पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में भी कांग्रेस का सफाया होगा। Time and again, the Congress party's leadership, the Gandhi family and its darbaris have relished in humiliating tall leaders of the Congress, be it Sitaram Kesri, be it Narasimha Rao, or more recently Captain Amrinder Singh and now Harish Rawat. This has become the charitra of the party because the Gandhi family leadership is insecure and cannot stand even those who are its loyalists. Until recently, Harish Rawat was the crisis manager in Punjab, but now there is a crisis in Uttarakhand itself. And in every state, from north to south, from east to west, the Congress is imploding. It is seeing factional fights. It is becoming tukde Congress.